Hello, hello. Myself Rajan Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from WITS Ranchi University. I have been more than 20 years of experience, like teaching NEET, teaching JEE Mains, etc. मैंने इससे पहले 8 लेक्चर लिए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब एक पार्ट खत्म हो गया है। अब उस पर बेस्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे जो नीट लेवल के हैं और नीट में पूछे जा चुके हैं। ओके, अब आगे पढ़ाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट जो है आपका रिवाइज करना चाहूँगा। सबसे पहला बात बता देता हूँ कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, एफ और एफ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 2f। अब मान लेते हैं दूसरा, दो वेक्टर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दो वेक्टर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है और दोनों ही इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों फोर्स F के बराबर हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीचों बीच से होकर पास करेगा। तो दोनों वेक्टर बीचों बीच से पास, रिजल्टेंट इस वेक्टर F और ये वेक्टर F दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से पास करेगा और उसकी वैल्यू होगी 2f। और ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पर पास करेंगे, 3f होगा रिजल्टेंट, 3f। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इस केस में क्या होगा, √3f। कैसा आया आप खुद पढ़े हैं, 12th में चले गए हैं, 1 मिनट में आप रिवाइज करके जान सकते हैं। और रिजल्टेंट का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। रिजल्टेंट जो आइदर वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री है। अब मान लेते हैं थर्ड केस लेते हैं कि दो वेक्टर 90 डिग्री पर है। मान लेते हैं ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये है 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकलेगा। ये हो गया रिजल्टेंट का लाइन R। तो R की मैग्नीट्यूड हो जाएगी √a² प्लस b²। ओके, और अगर A इज इक्वल टू F हो, फोर्स F हो, A इज इक्वल टू फोर्स F हो और B इज इक्वल टू भी फोर्स F हो, तो इस केस में रिजल्टेंट अगर दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो चाहे किसी भी एंगल पर हो, एक बात याद रखना, बीचों बीच से होकर पार करेगा। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री पर है दोनों वेक्टर, तो एंगल बीचों बीच से होकर गया, तो इसमें बीचों बीच का मतलब हुआ 45 डिग्री पर जाएंगे। ओके, और उसका रिजल्टेंट होगा √2f। इसका रिजल्टेंट होगा √2f और एंगल किस एंगल पर इंक्लाइंड है, 45 डिग्री एंगल पर। बस इतना की जरूरत पड़ेगी, आप इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 ये कहता है, ये क्वेश्चन जो है ध्यान देना, MPPT 96 में आया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन जो है नीट में भी दे दें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स which are then kept at some distance apart। मतलब एक चार्ज की है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है और कुछ डिस्टेंस पर दोनों को रखा है। तो द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, इफ द 2 पार्ट्स आर
मैक्सिमम फोर्स कब होगा, ए कंडीशन में, ए कंडीशन में या बी कंडीशन में या सी कंडीशन में या डी कंडीशन में। तो मैं इससे पहले इसको मान लूँ कि मान लेते हैं हमारे पास चार्ज क्यू है, इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। मान लेते हैं एक पार्ट हो गया स्मॉल क्यू, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा उस चार्ज का, क्यू माइनस स्मॉल क्यू, राइट। और ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है। तो इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना है, मान लेते हैं डिस्टेंस दोनों के बीच में आर है, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। तब न्यूटन कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट के Q1 Q2, Q1 हो गया Q और Q2, एक सेकेंड, जो ब्रेक किया है, जो ब्रेक किया है वो चार्ज Q है एक, और एक दूसरा चार्ज Q माइनस स्मॉल क्यू है। तो दोनों चार्जों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर मैं फाइनल डायग्राम खींच देता हूँ। ये चार्ज स्मॉल क्यू है और ये चार्ज क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, ओके। तो दोनों के बीच फोर्स कितना एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू के क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये फोर्स को मैक्सिमम होना है, तो उस वक्त चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q1 और Q2 जो दो चार्ज है, Q1 Q हो गया और Q2 जो है Q माइनस Q हो गया, स्मॉल Q। तो फोर्स मैक्सिमम हो तो इस कंडीशन में चार्ज का बंटवारा किस तरह से होगा ये समझिए। तो फोर F मैक्स, ये फोर्स जो है, यहाँ ध्यान दें, फोर्स इज फंक्शन ऑफ क्यू है। क्यू चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज करेगा, डिस्टेंस नहीं चेंज करना, और के तो कांस्टेंट है ही है। तो एफ फंक्शन ऑफ चार्ज क्यू है, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स डी एफ वाई डी क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो व्हिच इम्प्लाई डी एफ वाई डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा डी एफ का मतलब हो गया के क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका हो गया, एक सेकेंड, इसका हो गया डी वाई अपॉन डी क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि के और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो उधर जाकर 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ बचेंगे डी वाई डी क्यू क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो क्यू को अंदर कर दें आप पहले, तो डी वाई बाई डी क्यू
तो ये हो जाएगा क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो अगर निकाल, आप सब लोगों को याद ही होगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यू तो कांस्टेंट है और क्यू यहाँ क्यू है, क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए ये 1 होगा। तो ये इंटू 1 हो गया और माइनस ये क्या हो जाएगा 2q और डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लें, यहाँ पर तो q इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल क्यू भले स्मॉल क्यू हो जाएगा q/2। तो पहला और दूसरा चार्ज हो जाएगा q माइनस स्मॉल क्यू, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू q/2। यानी q/2 और q/2 में ब्रेक करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ए हुआ। और वैसे भी ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आप देखकर भी समझ सकते थे कि q/2 और q/2, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ऐसे भी निकाल सकते थे गेस करके कि f जो होता है सम कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2। ओके, तो इसका मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया Q1 Q2, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम हो तो फोर्स मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब Q1 और Q2 की प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम तभी हो रहा है जब q/2 और q/2 में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये q²/4 हो जाएगा। बाकी सब में किसी में ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर ए है। अब ये एक क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ MPPT में 1996 में आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी इजी है आपको नीट में भी दे सकता है। तो कंसेप्ट की रिवीजन करा रही है इसी तरह से टिपिकल क्वेश्चन सिलेक्ट करके। क्या है क्वेश्चन को पढ़ें। 2 स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स, 2 छोटे छोटे आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ मटेरियल भी सेम है और रेडियस भी सेम है। हैविंग +q and -q चार्ज आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। ओके, फोर्स F x बिटवीन द टू, पहले यहाँ तक कर ले, जो कहता जाए करते जाए। 2 स्मॉल चार्ज है, 2 स्मॉल स्फीयर है। ओके, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है d, और इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं r, मान लेते हैं कैपिटल R। तो हम मान लेंगे कि रेडियस जो है सर्किल की इतनी छोटी है d के कंपैरिजन में कि जस्ट इसे पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ कितना होगा, ये फोर्स F होगा। अच्छा, दोनों चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये चार्ज यहाँ दिया हुआ पॉजिटिव और ये इस पर चार्ज दिया है नेगेटिव। ओके, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दोनों के बीच हो जाएगा फोर्स के q²/d²। ओके, और ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर के ठीक बीचों बीच, 2 स्फीयर के ठीक बीचों बीच में अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज q आर केप्ट, देन इट एक्सपीरियंसेज ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, तो वो फोर्स क्या होगा। तो अब मान लेते हैं इस तरह से, पहले तो ये क्यू चार्ज ही है और दूसरे पर कितनी चार्ज है, माइनस क्यू है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था, डी, वो अभी भी है। तो और इसके बीचों बीच में एक थर्ड चार्ज प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस जरूर चेंज हो गई। ये डिस्टेंस हो गई सेंटर टू सेंटर d/2, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में रखा हुआ है। और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2। अब यहाँ देखें, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और जो थर्ड चार्ज सिमिलर चार्ज है वो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है इस पर चार्ज। तो यहाँ पर से देखें, ये चार्ज ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। तो चार्ज Q प्लस क्यू केप्ट एट ए, ये क्या करेगा कि इस चार्ज को रिपेल करेगा। ये प्लस क्यू जो ए पॉइंट पर रखा है, वह चार्ज दूसरे मिडिल में जो चार्ज रखा है उसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसके बाद इस नेगेटिव का इम्पैक्ट देखें, ये नेगेटिव भी क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। फिर से एक बार समझ लें, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, वो फोर्स ये हो गया, ओके। और ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। तो फोर्स ऑन थर्ड स्फीयर, फोर्स ऑन स्फीयर सी, इसको सी में लिख देता हूं, फोर्स ऑन स्फीयर सी, ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, d/2 का होल स्क्वायर। और ये तो रिपल्सिव था, और ये अट्रैक्टिव फोर्स, इसके कारण, इस माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई d/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 ऊपर गया, यहाँ का भी 4 ऊपर गया, और ये दोनों सिमिलर है तो 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो ये F के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ के छूट गया है, के लिख दें, यहाँ पर के छूट गया है जी। अब सही है, F इक्वल टू 8 के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8F। अब इसमें ऑप्शन पहला नहीं है और D तो बिल्कुल नहीं है, ओके। C में है 8F टुवार्ड्स माइनस क्यू। तो ये किधर फोर्स लग रही है, टुवार्ड्स माइनस क्यू, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें भी लिखा है 8F टुवार्ड्स प्लस क्यू चार्ज, गलत, माइनस क्यू चार्ज के तरफ है। तो ये हो गया 8F रिजल्टेंट, टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज, टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ओके। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ें। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ
चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सभी को एंगल कितने होंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री, ये भी होंगे 60 डिग्री, ये भी होंगे 60 डिग्री। ओके, तो ये चार्ज पहला तो यहाँ देखें कि यहाँ क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है, हर वर्टेक्स पर क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेज, तो ये दो चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन में रिपेल करेगा। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी के, एक सेकेंड, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, दोनों चार्ज, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये जो क्यू चार्ज है यहाँ, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, किस फोर्स से, के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ये यहाँ का क्यू चार्ज यहाँ के क्यू चार्ज को रिपेल करेगा इन द लाइनिंग ज्वाइनिंग। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और एंगल कितना बन रहा है, 63 डिग्री। तो मैंने अभी बताया वेक्टर में कि अगर दो फोर्स इक्वल हो, यहाँ दोनों फोर्स इक्वल है और एंगल अगर 60 डिग्री हो दोनों के बीच, तो बीचों बीच से होकर रिजल्टेंट जाएगा, बीचों बीच से होकर रिजल्टेंट जाएगा। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितना होगी, 60 डिग्री है तो √3f, अगर इसको f मान ले, इसको f मान ले, तो ये क्या होगा, √3f, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स एट एन एंगल 30 डिग्री विथ आइदर वेक्टर। ओके, अब पूछता है कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस एट सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका सेंटर क्या होगा, मीडियन होगा। एक ये है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बीचों बीच से बाइसेक्टर लाइन होगा, और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा, और ये तीसरा बाइसेक्टर एंगल होगा। तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा इस लाइन को। तो आप डिस्टेंस निकाल लेना ऐसे करके, मैं बता रहा हूँ, अगर दिक्कत हो किसी को तो हमें निकालना है। ये सेंटर O मान लो, इसे हम P मान लेते हैं, ये P दिया हुआ है, तो हमें OP निकालना है। डिस्टेंस OP क्या होगा ये निकालना है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करें कि ये A दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा। ओके, ये A/2 हो जाएगा, ये A हो जाएगा, दोनों का फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये निकाल लेंगे हम डिस्टेंस, और फिर उसको 2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा A/√3। तो क्या आ जाएगा, OP A/√3, राइट। आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये डिस्टेंस सेंटर O से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, A/√3। कैसे हुआ, ये 12th क्लास में है, मैथमेटिकल
पोर्शन पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसको रिवाइज कर लेना आप। ओके, तो अगर हमें कोई चीज़ पहले से पता हो कि फाइनल यही होगा तो बहुत समय कम लगते हैं। जैसे ये 2 फोर्स है, यहाँ 2 फोर्स है, दोनों निकाला और √3 से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल दिया। अगर आप बेसिक नहीं याद रखो तो आप फिर वेक्टर फॉर्म पूरा √a² + b² + 2abc × cos थीटा ऐसा करके निकालते रहो, तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो कुछ सुपर शॉर्ट होते हैं, उसको याद रखें, जो मैं बीच में बताता रहता हूँ। अब मिडिल में कौन सी चार्ज रखी जाएगी जिससे कि ये बैलेंस हो, ये फोर्स को न्यूट्रलाइज करे। तो यहाँ से मान लेते हैं Q0 फोर्स वो हमने रखा, और सारे फोर्स, अब ये फोर्स तो रहे नहीं, ये फोर्स तो रहे नहीं, रिजल्टेंट फोर्स ये है, और इसके अपोजिट फोर्स Q0 पर एक्ट करना चाहिए। तो Q को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि Q अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा कि ये पुल करेगा, यानी अपसाइड जो फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करेगा अपनी तरफ खींच के, और वहीं पर स्टैटिक बना के रखेगा चार्ज जैसे पहले था। तो इन दोनों के यहाँ पर चार्ज क्या है, Q है, और ये Q0 है, तो फोर्स कितना लगेगा, तो F Q0 फोर्स कितना होगा, K Q0 बाई डिस्टेंस A/√3 होल स्क्वायर। ठीक, ये किसको बैलेंस करेगा, √3 K Q² अपॉन A²। तो यहाँ से एक के ये Q और Q² कैंसिल हो जाएंगे, और ये K भी इस K से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बच जाएगा ये हो गया 3 Q0 बाई A², और यहाँ हो जाएगा √3 Q बाई A²। तो फर्दर A² कैंसिल, यहाँ से Q0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 बाई 3 इंटू Q0। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, 3√3। नहीं, ऊपर नहीं, नीचे, हाँ ऊपर नीचे ये हाँ, ये 3 इंटू √3 Q0 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये √3 कैंसिल, एक सेकेंड मैं थोड़ा दूसरा तरीका बता देता हूँ, इजी। ऐसा करें, √3 Q0, और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। अब यहाँ से √3 कैंसिल, ये हो गया Q0 बाई √3। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है, पहला ऑप्शन मैच करता है। हालांकि इसे माइनस देना चाहिए था, क्योंकि Q जो है यहाँ Q0 गलती से लिखा गया, इसको मिटा दें, इसको ये कैपिटल Q हो जाएगा, और ये Q0 कैपिटल Q हो जाएगा, और यहाँ Q0 नहीं लिखना था, यहाँ भी ये कैपिटल Q हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए F के Q0 Q कैंसिल हो गया, एक Q रह गया, जो Q लिखा है वही, तो यहाँ आंसर में कैपिटल Q करके लिखा हुआ है, हमने इसे Q माना था, तो यही Q हो गया, यही Q हो गया, ये Q हो गया, तो Q बाई √3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
equal charges Q are placed at the four corners A, B, C, D of a square of length A. A लेंथ का स्क्वायर है, सभी A हो जाएंगे, ओके। और हर कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, इक्वल चार्जेज प्लेस किया हुआ है। तो इसकी नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, तो ये सीक्वेंस में बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी पॉइंट हो जाएगा। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज बी विल बी, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेज ऑन चार्ज एट बी विल बी क्या होगा। तो यहाँ से देखें हम, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, ओके। और ये माइनस क्यू जो सी पर रखा है, ये जो सी पर रखा है यहाँ सी पर रखा है, ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्जेज उसी डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा, ये F2 हो गया, ओके। और एक डायगोनली ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, तो ये रिपेल करेगा, ये 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल लाइन में होगा। डायगोनल लाइन कितने पर है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होगी डायगोनल की, ये A है, ये A है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा √2 है। ये तो वेक्टर से भी हो गया कि दो वेक्टर A और A इक्वल हो तो रिजल्टेंट √2A होगा, ये होगा √2A, ओके। ये फोर्स F2 हो गया और ये फोर्स F3 हो गया। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है, F3 हो गया, सॉरी ऊपर से तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, F1 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 की मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल होंगे। और वो कितना होंगे, दो चार्ज है Q, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा आसान है समझना, कौन F1 है कौन। F1 की मैग्नीट्यूड क्या होगी, K, ये Q और ये K स्क्वायर बाई डिस्टेंस A स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू वही हुई, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी भी मैग्नीट्यूड होगी K स्क्वायर बाई A स्क्वायर। लेकिन F3 का, हाँ, तो F1 और F2 दोनों इक्वल हुए और दोनों इक्वल किसके बराबर हैं, ये पता चल गया KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब F3 को देखते हैं, तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F3 का मैग्नीट्यूड जो होगा, तो ये चार्ज एक यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, तो Q इंटू Q, इसका भी यही आ जाएगा KQ स्क्वायर, लेकिन डायगोनल डिस्टेंस आएगा, और डायगोनल डिस्टेंस कितना है √2A, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट जो है F3 के अलॉन्ग होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्स है, ये दोनों इक्वल फोर्स है और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो इक्वल फोर्स होने पर रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीचों बीच से होकर जाता है। तो ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री पर F3 है,
तो ये तीनों जो है एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट और F3 एक ही लाइन में आ जाएंगे। यानी कि टोटल फोर्स यहाँ पर मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी है ना, तो एफ बी पर टोटल फोर्स किधर लग रहा है, ये पहले मैं वेक्टर सम में ही लिख देता हूँ इसे। F1 को तो हमने F लिखा था, F तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये वेक्टर सम हो गया, और F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2f इन दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2। ये 90 डिग्री पर है, इसलिए ये आ जाएंगे √2f अब प्लस F3 की मैग्नीट्यूड। चूंकि अब ये और ये एक ही लाइन में आ गए हैं, तो इसलिए F3 का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं बिना मैग्नीट्यूड का, सॉरी बिना वेक्टर साइन का हम यहाँ लिख सकते हैं। तो Fv क्या हो गया, √2 इंटू f कितना हो गया, KQ² बाई A² प्लस F3 कितना हो गया, KQ² अपॉन √2a²। तो यहाँ से ये F रिजल्टेंट हुआ, यहाँ F जो है ना, ये यहाँ F रिजल्टेंट को बताता है। इसको हमने क्या लिखी थी, FB। तो यहाँ से FB कुछ कांस्टेंट आ रहा है कॉमन, KQ² बाई A² दोनों में है, KQ² बाई A² दोनों में है, तो बाकी कितने बचे, √2 प्लस 1/2, क्योंकि स्क्वायर के बाहर आकर √2 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा KQ² बाई A² 2√2f, सॉरी 2√2 प्लस 1, ये हो गया। तो KQ² कौन सा मैचिंग कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो ये हो गया सही आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ के देखें। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के इक्विलिब्रियम के लिए व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर पर क्या चार्ज होना चाहिए, सेंटर पर क्या चार्ज होना चाहिए, ताकि ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने अभी बताया था इस चार्ज इन तीनों चार्ज के कारण यहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या एक्ट करता है, मैंने बताया था आपको, वो होता है 1 प्लस 2√2/2 इंटू, पीछे देख ले, 1 प्लस 2√2/2 KQ² बाई A², KQ² बाई A²।
तो ये रिजल्टेंट फोर्स आया था 45 डिग्री एंगल पर। डिग्री एंगल पर आया था फोर्स। ओके, तो कौन सा चार्ज प्लेस करना चाहिए यहाँ? एक Q0 चार्ज मान लेते हैं कि सेंटर में प्लेस करते हैं Q0 चार्ज। तो Q0 चार्ज का साइन जो है नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि ये चार्ज क्या करेगा, इसका रिजल्टेंट जो है 45 डिग्री पर है, तो ये क्यूब को ऊपर ले जाना चाहेगा। उसी तरह का रिजल्टेंट यहाँ भी एक तरह ये इधर ले जाना चाहेगा, और वैसा ही रिजल्ट इस कॉर्नर पर भी एक थे इधर ले जाना चाहेगा, ये इधर ले जाना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेंड करता चला जाएगा। ठीक, तो उसको रोकने के लिए एक चार्ज ऐसा होना चाहिए कि इसको पीछे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ इसे खींचे। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, पीछे की तरफ खींचे। तो ये फोर्स Q0 जो है यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसको बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ इसका रिजल्टेंट होना चाहिए, अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स को। तो Q0 पर कितना फोर्स लगेगा ये देख लें, ये A है, तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, √2A, तो उसका भी आधा हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, A/√2, तो ये हो जाएगा A/√2 साइड लेंथ। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये A है, तो ये स्क्वायर का अगर साइड A है तो यहाँ से यहाँ तक इसको मैं पॉइंट O मान लेता हूँ, इसको पॉइंट P मान लेता हूँ। तो O और P की लेंथ कितनी हो गई, A/√2। तो अब यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा K Q0 Q0 Q, ये है एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ सेंटर Q0 है, सेंटर पर Q0 और यहाँ पर एक चार्ज है Q। तो Q0 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया A/√2 स्क्वायर। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन 1 + 2√2/2 इंटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर इस A स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये K और ये K कैंसिल हो गया, एक Q कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 2Q0 Q0 इज इक्वल टू 1 + 2√2/2 इंटू Q। ओके, तो यहाँ से Q0 क्या हो जाएगा, 1 + 2√2/4 इंटू Q। तो /4 तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं, आ गया, यही आंसर, यही है आंसर कि कौन सा चार्ज प्लेस करना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ तो दिया ही नहीं है कोई ऑप्शन, तो मैं बता दूं इससे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये वास्तव में ये 4 है।
ये 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में 8 लेक्चर हमने पढ़ाया है, उसके फर्स्ट लेक्चर में यानी L1 में, लेक्चर 1 में मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। तो उसमें 4 था, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आगे आते हैं। पहले मैं बता दूं, ये स्फीयर B है, ये स्फीयर C है। दोनों चार्ज जो है इक्वल कैरी करता है, यहाँ पर लिखा है इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्ज है। ये कैरिंग इक्वल चार्ज है, ओके, एंड रिपेल ईच अदर। तो ये जो है फोर्स जो है रिपेलिंग फोर्स है, इधर की ओर, इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस D स्क्वायर, ओके। अब क्या कहता है, केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। उसके बाद है ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, इसको मैं C मान लेता हूँ, थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग द सेम रेडियस एज दैट ऑफ B, but uncharged, is brought in contact with B, then brought in contact with C, and finally removed away from both. So the new force of repulsion between B and C के बीच नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसको हमने एक थर्ड C है स्फीयर, थर्ड स्फीयर क्या है, C इससे कनेक्ट कर दिया, तो इसकी चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये तो अनचार्ज है, ये तो 0 है, तो इनिशियल चार्ज दोनों के बीच कितना है, Q इनिशियल कितना है, एक पर Q है और दूसरे पर 0 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q। तो अगर इक्वल रेडियाई है तो सिमिलर कंडीशन में इक्वल रेडियाई होने पर दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, टच करने पर Q/2, ओके। और ये जो Q नज़र आ रहा है, अब इस पर B पर Q नहीं रहेगा, B पर क्या हो जाएगा, Q/2,
ओके, अब इसको रिमूव कर दें यहाँ से। ओके, अब सी से देखते हैं। ये कि हमने रिमूव कर दिया, इसको हटा देते हैं कनेक्शन को। ओके, बस इसका नाम दे देते हैं क्यू प्राइम। नया चार्ज क्या हो गया? क्यू प्राइम। कितना हुआ? Q/2। और इसका चार्ज Q/2 हुआ। अब सी को कनेक्ट, सी नहीं ए मानना था, सी तो ऑलरेडी है ही है। ए, बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई। ये बी और सी ऑलरेडी है और इसको भी हमने सी मान लिया है, इसको ए मानना था। तो इसको करेक्ट कर देता हूं। थर्ड स्फेरिकल बॉडी को हमने ए माना, यहां भी सी नहीं लिखना था। एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर को हमने ए माना, तो बी और सी पहले से दिया हुआ है। तो एक कंडक्टर का चार्ज कितना हो गया? Q/2 आफ्टर रिमूवल फ्रॉम इन कॉन्टेक्ट फ्रॉम बी। बी से कनेक्ट करके और फिर हटा देने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। इस पर कितना हो गया? Q/2। और इस पर कितना हो गया? इस पर भी Q/2 हो गया। अब फिर बराउट इन कॉन्टेक्ट विद बी, बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाना है। तो अगर इसके बीच कॉन्टेक्ट में लाऊंगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो करके आपस में चार्ज फ्लो करके रीएडजस्ट करेंगे और दोनों इक्वल चार्ज जो है होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल है दोनों की। तो यहाँ पर सी की चार्ज QC, अच्छा इनिशियल चार्ज लिखता हूँ QI, QC की चार्ज प्लस QA की चार्ज, तो कितना हो जाएगा? एक का तो Q था, एक का Q था और दूसरे का Q/2 था। तो ये कितना हो जाएगा? 3Q/2। अब Q फाइनल क्या होगा? आफ्टर कनेक्टिंग बोथ द स्फीयर, मीन्स स्फीयर ए एंड सी को कनेक्ट कर दिया, तो फाइनल चार्ज क्या होगा? दोनों पर हाफ हाफ होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल है, तो हाफ हाफ होगा। ये कितना हो जाएगा? 3Q/4 और दूसरे पर भी 3Q/4। तो कनेक्ट करने के बाद हमने इसको हटा दिया मतलब कि इस वायर को हमने हटा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने के बाद हटा दिया हमने। तब इसका चार्ज फाइनल स्टेज में देन brought in contact C and find the new force of repulsion। अब यहाँ पर फिर से एक तस्वीर बना देता हूँ फिर से, क्योंकि चार्जेज अब चेंज हो चुके हैं। ये B है, इस पर चार्ज Q/2 है, और ये C है, इस पर चार्ज अब कितना है? 3Q/4। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा? दोनों के बीच डिस्टेंस डी वो IGT रहेगा, तो फोर्स हो जाएगा K, Q1 की जगह पर Q/2 इंटू Q2 के जगह पर 3Q/4 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर।
तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी स्क्वायर। तब इस एफ को सॉल्व करेंगे, चलिए अगले पेज में कर देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, तो हो गया 3k स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस डी स्क्वायर, राइट। 3k और अपॉन 8, 4 2 जा 8, तो नीचे 8 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/8f, यानी इसको पहले ब्रैकेट में कर दे सिंप्लिसिटी के लिए, k स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो इसे हमने ओरिजिनल फोर्स F माना था, तो ये 3/8f हो गया। तो ये रिपल्सिव है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो राइट आंसर कौन हो गया, 3f/8। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। two positive ions each carrying a charge q, two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion, F is the force of repulsion between the ions, then the number of electrons missing from each ion will be, क्या होगा। तो 2 पॉजिटिव आयन्स हैं, ये मान लें एक पॉजिटिव आयन से किए है कैरिंग चार्ज Q, ईच कैरिंग चार्ज Q, इस पर चार्ज Q है, और एक दूसरा स्फीयर दूसरा आयंस भी पॉजिटिवली है, चार्ज है और सेम अमाउंट से। तो ये हो गया Q, ये हो गया Q, ठीक। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या एक्ट करेगा, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस d डिस्टेंस पर है, दोनों का सेंटर d डिस्टेंस पर है, ओके। तो क्या फोर्स एक्ट करेगा, दोनों पर रिपल्सिव, एक इस साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इस साइड में इस पर फोर्स एक्ट करेगा, इस बॉडी के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, F इजिकल टू k स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। फर्दर इसमें वैल्यू k की वैल्यू डाली हुई है, तो k की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ओके। तो हमें निकालना क्या है, ये तो फोर्स हो गया, हमें निकालना है मिसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो इलेक्ट्रॉन जब मिस होता है तो वो पॉजिटिवली आयन बदल जाता है। जैसे कोई न्यूट्रल आइटम है, मान लेते हैं ये न्यूट्रल आइटम है, नेट चार्ज इस पर 0 है, और पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में रहते हैं। नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिस कर हटा दिया जाए तो इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या था कि जितना पॉजिटिव आयंस, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज हैं। अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए तो ये +5 से चार्ज हो जाएगा, +5 यूनिट से चार्ज हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन मिस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा ये। तो कितना इलेक्ट्रॉन मिस किया है, दोनों में नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम होगा। इसके लिए नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, इसके लिए नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन सेम होगा।
मिसिंग इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज है दोनों में। तो यहाँ से क्यू निकाल ले पहले, तो फिर बताता हूँ कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। पहले क्यू निकाल ले, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन मिस किया है वो कह रहा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आ जाए। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई, जहाँ ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, और तो नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो यहाँ से क्यू निकाल लें तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तो कुछ नहीं है, 4 एफ एफ नहीं, ये तो एफ, ये एक सेकंड, ये हुआ, एक बार एफ को क्लियर लिख देता हूँ। एफ हो गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्यू हो जाएगा एफ डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस, और तो कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर में तो कुछ आएगा नहीं, बस क्यू आ गया, ये रूट ओवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर। ठीक, तो इसको थोड़ा फेयर करके लिख दूं। अब हमें नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ हमने बता दिया फार्मूला, ये क्या हो गया? एन नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो n बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ई, यानी कि ये हो जाएगा पूरा रूट ओवर एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे ई है, ई से डिवाइड किया गया है, तो ई को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तब ये आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।